नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो रेलवे एनटीपीसी की आंसर की आई है दोस्तों, उसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वो भी हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में हम मैथ और रीजनिंग की बुक का सोल्यूशन पूरा करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे रीजनिंग में 2-4 चैप्टर शेष रह गए थे। तो दोस्तों कुछ बच्चों की डिमांड थी कि जो सर 2-4 चैप्टर शेष रह गए हैं उन चैप्टरों को भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो दोस्तों साथ में बीच टाइम लगा करके हम वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में जो भी चैप्टर शेष रह गए हैं उन चैप्टरों को भी हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम यानी कि आरेख संबंधित प्रश्न का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 1 में दोस्तों टोटल हम लोग 101 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी सेकंड सीबीटी जो एग्जाम होगा उन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ ही हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में आ चुके हैं, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती देना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से साथ हमारे इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि हम आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात हम दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट या डाउट हो तो आप उन सारे क्वेश्चनों को हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है और इस पहले क्वेश्चन में हमको 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक के क्वेश्चनों को इसी क्वेश्चन से लेकर के आंसर बताना है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। यहाँ पे दिया गया कहा गया कि त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। दोस्तों ये जो हमारा ए वाला त्रिभुज है ये क्या करता है, ये अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे अरबी बोलने वाले लोगों को लिख दिया। और वृत्त सी जो है चीनी बोलने वालों को, दोस्तों जो ये हमारा वृत्त सी है ये क्या है दोस्तों, ये चीनी बोलने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। अगला कहा गया है दर्शाता चतुर्भुज के, जो चतुर्भुज हमारा के है वो कोरियाई बोलने वालों को दर्शाता है। दोस्तों ये जो हमारा के है ये क्या करता है, ये कोरियाई बोलने वालों को दर्शाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कोरियाई दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे हमने कोरियाई शब्द लिख दिया। अब उसके बाद बचा हमारा दोस्तों ये क्या बच रहा है, फिर कहा गया है कि और आयत जो है डी, आयत डी हमारा ये डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। तो ये दोस्तों क्या दर्शाएगा, ये डच बोलने वाले लोगों को दर्शाएगा। अब हमको ये तो हमारा डायग्राम था, डायग्राम में जो जिसके लिए कहा गया था हमने उनके नाम लिख दिए हैं। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है, कहा गया कि ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको इस सत्य वाला बताना है। पहला क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये जो 4 विकल्प लिखे हैं इन चारों विकल्प को आपको पढ़ना है और डायग्राम देखना है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन लिखा है, ये कथन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा डायग्राम पे मैच कर रहा है, यानी कि कौन सा सत्य होगा। हमको सत्य की गणना करनी है कि कौन सी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन में कहा गया, पहला यानी फर्स्ट का ए ऑप्शन में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो चारों भाषाएं बोलने के लिए बन रहा हो। ये तो हमारा जो सी और ये 3 मतलब ये 2 भाषाएं बोलता है। कौन कौन सी, एक तो हमारा ट्रायंगल में आ जाएगा, एक हमारा वृत्त पे आ जाएगा। तो अरबी और चीनी बोलेगा सी। और ऐसे ही देखें दोस्तों तो हमारा और कोई भी नहीं है जो कि हमारा चारों भाषाएं बोल सके। तो पहला जो हमारा है वो तो गलत हो जाएगा, यानी कि हमको तो सत्य बताना है। दूसरा देखते हैं, कहता रहा है कि डच बोलने वाले कुछ लोग, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कहा गया डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। अब इसने कहा कि डच बोलने वाले जो कुछ लोग हैं या तो अरबी, तो दोस्तों देख लीजिए अरबी हमारा ट्रायंगल वाला है तो ये देखिए यहाँ पे अरबी वाला भी मिल रहा है। और फिर या तो कह रहा कोरियाई, तो कोरियाई का देखिए ये इतना सा भाग मिल रहा है। तो ये बात दोस्तों सत्य है, जैसा हमारा कथन में कहा गया है वैसे हमारा फिगर पे मिल भी रहा है। यानी कि डच बोलने वाले जो लोग हैं वो हमारे कुछ हो जाएंगे अरबी बोलने वाले हो जाएंगे, कुछ हमारा कोरियाई बोलने वाले भी लोग हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कौन सा अभी
राइट हो गया। थर्ड वो यानी कि फर्स्ट का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला अगर सी और डी देखेंगे दोस्तों तो कहा गया कोरियाई बोलने वाले कुछ लोग सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। तो कोरियाई बोलने वाले व्यक्ति सभी लोग कुछ भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोरियाई बोलने वाले कुछ लोग ये क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे चीनी भी बोल सकते हैं और अरबी भी बोल सकते हैं, और कोरियाई बोलने वाले हमारे यहाँ पे डच भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहा गया अरबी बोलने वाले सभी लोग चीनी बोल सकते हैं लेकिन डच नहीं। अरबी बोलने वाले कह रहा सभी लोग चीनी तो बोल सकते हैं लेकिन डच नहीं बोल सकते, तो डच भी तो बोल सकते हो। तो देखिए डच का कुछ भाग यहाँ पे इतना मैच कर रहा है, तो ये भी गलत ही दिया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है वही काम कहा गया है और हमको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या देना है। कहा गया कि ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर हमको सत्यता की जांच बतानी है। दोस्तों काम सब कुछ वही है कि वृत्त सी चीनी बोलने वाले, जो सी हमारा ये है वृत्त, ये क्या होगा, ये चीनी बोलने वाला है, और ये जो ट्रायंगल हमारा ये अरबी बोलने वाला है, और ये जो हमारा है कोरियाई बोलने वाला है, और ये जो हमारा बच रहा है वो डच बोलने वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा है ये डच बोलने वाला है, ठीक है। ये डच दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सत्य है, हमको फिर से वही सत्यता की जांच करनी है। कहा गया चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं। कह रहा जितने भी चीनी बोलने वाले लोग हैं, यानी कि चीनी बोलने वाले लोग हैं, कह रहा डच बोलते हैं। तो चीनी बोलने वाले ये हैं और डच बोलने वाले यहाँ से हैं, तो चीनी और डच का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, इसलिए ये तो हो जाएगा गलत। अगला कह रहा चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोल सकते हैं। अब कह रहा चीनी बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो सबका सब कह रहा कोरियाई बोल सकते हैं, तो गलत दोस्तों कह रहा है कोरियाई बोल सकते हैं, चीनी का कुछ ही भाग देखिए इतना ही तो बोल सकते हैं, तो ये तो गलत है। इसने सबके लिए कह दिया तो ये भी बात गलत हो जाएगी। फिर कहा गया कि डच बोलने वाले सभी लोग, अब जो दोस्तों ये डच है, ये डच बोलने वाले जितने भी लोग हैं ये सबका सब लोग हैं। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई और अरबी बोलते हैं। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई या फिर अरबी बोलते हैं, तो ये बात दोस्तों क्या हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। कह रहा डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलेंगे या तो फिर अरबी बोलेंगे, तो ये तो गलत कह रहा है। डच का तो कुछ भाग कोरियाई बोलता है, कुछ भाग हमारा अरबी भी बोलता है, इसने तो कह रहा है डच बोलने वाले सभी लोग कह दिया है। तो डच बोलने वाले सभी लोग कहाँ, डच के तो कुछ ही भाग यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये तो गलत कह दिया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कहा गया चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी भी बोल सकते हैं। अब कह रहा चीनी बोलने वाले जितने भी लोग हैं, चीनी बोलने वाले सभी लोग, ये चीनी बोलने वाले सभी लोग हैं, ये सब हमारे क्या अरबी भी बोल सकते हैं, तो यानी ट्रायंगल के अंदर ही तो हमारा है, तो इसका मतलब ये बात हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 2 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 2 के बाद अगर देखा जाए 3 से 5 इस बार हमको आंसर देना है, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमको उत्तर बताना है। प्रश्न में दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में सबसे छोटा त्रिभुज प्रोफेसर को, तो ये त्रिभुज जो है ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोफेसर के लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद कहा गया है बड़ा त्रिभुज नेताओं को, ये बड़ा जो त्रिभुज है ये नेताओं को हो जाएगा, हमने यहाँ पे ये नेताओं को लगा दिया। फिर कहा गया है वृत्त स्नातक को, अब ये जो वृत्त है दोस्तों ये किसको डिनोट करेगा, ये हमारा स्नातक को करेगा। किसको करेगा दोस्तों, यहाँ पे ये स्नातक को करेगा। और फिर उसके बाद देखें आयत जो है विश्वविद्यालय को, तो ये जो आयत ये दिया गया है ये क्या हो जाएगा, ये विश्वविद्यालय के लिए हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमको आंसर बताना है। कहा गया कौन से नेता ऐसे हैं जो ना तो प्रोफेसर हैं और ना ही स्नातक हैं। कह रहा कौन से ऐसे नेता हैं, नेता हमारे ट्रायंगल वाले हो जाएंगे, तो कह रहा कौन से ऐसे नेता हैं जो ना तो प्रोफेसर हैं और ना ही स्नातक हैं, ना तो प्रोफेसर हों और ना ही स्नातक हों। तो ऐसे हमको देखना है यहाँ पे ऐसे कितने मिल जाएंगे, ना तो स्नातक वाले मिले और ना ही प्रोफेसर वाले मिले। तो ऐसे नेता कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ऐसे नेता जो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों एल हो जाएगा, एक तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये एल हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ये ना तो हमारे स्नातक में जा रहे हैं और ना ही हमारे प्रोफेसर में जा रहे हैं, तो एल और एच हो जाएंगे। तो एल और एच हमारा यहाँ पे डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा देखा जाए तो 3 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में भी वही काम करना है हमको।
अभी हमने देखा कि ये हमारा बड़ा ट्रायंगल जो है दोस्तों, बड़ा ट्रायंगल हमारा किसके लिए डिनोट करेगा, ये नेता के लिए होगा, तो हमने यहाँ पे नेता रख दिया। और छोटा ट्रायंगल जो हमारा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोफेसर के लिए हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे प्रोफेसर रख दिया। और ये जो हमारा आयत है ये विश्वविद्यालय के लिए है, किसके लिए है दोस्तों, विश्वविद्यालय के लिए है। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा जो सर्कल दिया गया है, ये सर्कल हमारा स्नातक के लिए है, किसके लिए दोस्तों, ये हमारा स्नातक के लिए है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है हमको कहा गया कौन से ऐसे नेता हैं जो स्नातक हैं लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य ना हों। मतलब कहा गया इसमें कि कौन से ऐसे नेता हैं जो स्नातक किए हों लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य ना हों। तो यहाँ पे स्नातक करने वाले देख लीजिए इतने सारे हैं लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य ना हों। तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ और जी तो विश्वविद्यालय के सदस्य के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर उसके बाद बी और सी देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि जो स्नातक किए हों लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य ना हों। तो वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ये तो डी नहीं होगा दोस्तों, हमारे यहाँ से कितने हो जाएंगे, स्नातक हो और हाँ स्नातक है लेकिन विश्वविद्यालय ना हो, तो बी और सी हमारे ये हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फोर्थ का देखा जाए तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कौन से स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं जो नेता नहीं हैं। कहा गया है कि कौन से स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं जो नेता ना हो। तो प्रोफेसर तो दोस्तों हमारा ये था, और स्नातक कौन से स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हों, तो स्नातक हमारा दोस्तों ये था, ये हमारा स्नातक था, ये था कि ये था दोस्तों, हम देख वृत्त स्नातक को, हाँ वृत्त हमारे स्नातक को, ठीक है ये हो जाएगा प्रोफेसर इसको। तो कहा गया कौन से स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं, स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं जो नेता नहीं हैं। ये हमारा क्या था दोस्तों, नेता। तो यहाँ पे देखना है नेता नहीं हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और फिर दोस्तों ई हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये यहाँ पे ई हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं, स्नातक या फिर प्रोफेसर ऐसे हैं जो नेता नहीं हैं। ये नेता ना हो दोस्तों, तो नेता के बाहर, नेता तो ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, तो ये ई और ए हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 5 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 के बाद 6ठा नंबर। और 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 6 से 8 तक हमको यहाँ पे आंसर देना है। और यहाँ पे प्रश्न में कहा गया कि नीचे दी गई आकृति 3 अंतर विभाजक वृत्तों से बनी है। फिर कहा गया जो फुटबॉल, क्रिकेटर और बास्केटबॉल खेलते हैं विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फुटबॉलर है, ये क्रिकेटर है और ये बास्केटबॉल वाला है। तो हमको यहाँ पे अब आंसर बताना है। कहा गया कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हों पर क्रिकेट और बास्केटबॉल ना खेलते हों। यानी कि फुटबॉल खेलते हों और क्रिकेट और बास्केटबॉल ना खेलते हों, तो वो क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, वो क्षेत्र केवल हमारा ए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 6 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 6 के बाद अगर हम देखें 7वां नंबर, तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। इसमें भी सेम वही काम पूछा गया है। कहा गया है कि कौन सा क्षेत्र सभी 3 खेल को खेलने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है जो तीनों लोगों के खेल को दर्शाता हो। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये जो सी है इन तीनों गोलों को से टच होकर के जाएगा। यानी कि सी एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा क्षेत्र है जो इन तीनों को खेलने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 7 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर। और 8वां नंबर में भी यही काम कहा गया है कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हो। ये फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे कि फुटबॉल भी खेले और बास्केटबॉल भी खेले किंतु क्रिकेट ना खेले। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी क्षेत्र हो जाएगा। तो बी क्षेत्र हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 8 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 11 निम्नलिखित रेखा चित्र में वर्ग लड़कों को, ये जो वर्ग है दोस्तों ये किसको, ये लड़कों को, और फिर आगे क्या दिया गया है, वर्ग लड़कों को, और वृत्त आकार बौनों को। ये जो वृत्त आकार दिया गया है ये किसके लिए है, ये बौनों के लिए है। किसके लिए दोस्तों, बौनों के लिए है। और त्रिभुज आकार बैडमिंटन, ये जो त्रिभुज है दोस्तों ये किसके लिए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बैडमिंटन के लिए हो जाएगा। किसके लिए, बैडमिंटन के लिए हो गया। फिर आगे कहा गया बैडमिंटन खिलाड़ियों को और आयत आकार लेखकों को दर्शाते हैं। तो ये जो आयत है ये किसके लिए है दोस्तों, ये हमारा लेखक के लिए है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर के अब हमने सारे नाम लिख लिए, अब हमको क्वेश्चन में पढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं वे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। मतलब कौन से अक्षर उन बौने लड़कों को, यानी कि ये बौना है हमारा सर्कल वाला, बौने लड़के को दर्शाता है। कौन सा अक्षर इनमें से बौने लड़कों को दर्शाता हो जो लेखक हैं। अब लेखक हमारे ये हो जाएंगे, तो लेखक के अंतर्गत हमारा ये सब आ जाएगा, यानी कि EFG हो जाएगा। लेकिन कह रहा बैडमिंटन ना हो, तो बैडमिंटन ना हो तो ट्रायंगल के बाहर वाला आ जाइए, यहाँ पे G हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे G हो जाएगा। तो G क्षेत्र हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 का देखा जाए तो दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे 9 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस 9वें नंबर में हमारे, जैसे हमने 9 नंबर क्वेश्चन हल किया वैसे हमको दोस्तों 10वां नंबर भी हल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल हमारा क्या दिया गया दोस्तों, ये है हमारा बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है दोस्तों, ये बैडमिंटन, मैंने बैडमिंटन लिख दिया, आगे आप समझ जाएंगे। और ये हमारा ट्रायंगल सर्कल जो है ये हमारा बौना दिया गया। क्या दिया गया है दोस्तों, ये बौना दिया गया है। और ये हमारा क्या है, ये राइटर है यानी कि लेखक है। और ये जो हमारा दोस्तों ये क्या है, बॉयज हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इनका आंसर देंगे। कह रहा कौन सा आकार उन बौने लड़कों को दर्शाता है, यानी कि ये सारे आकार हमारे क्या हैं, सर्कल वाले सारे बौने लोगों को दर्शाता है जो कि बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। अब दोस्तों बैडमिंटन में देखें तो ये भी खेला जाएगा, ये भी खेलेगा, ये सब हो जाएंगे। अब बचा यहाँ पे G और D बचा। बाद में कह रहा और जो लेखक नहीं है, अब लेखक वाला तो दोस्तों ये G में आ जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। बचेगा कौन यहाँ पे दोस्तों, D बचेगा। D ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 10 का B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कौन सा अक्षर उन लड़कों को दर्शाता है। तो दोस्तों इस 11वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया कौन सा अक्षर उन लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं परंतु बौने नहीं। ये जो बॉयज हैं कह रहा इनमें से उन लड़कों को बताइए जो लेखक हैं परंतु मतलब बौने ना हों, परंतु बौने नहीं हों। तो दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेखक हैं परंतु बौने नहीं हैं। यानी कि ये जो F है, F हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 11 का C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट कबड्डी दोनों खेलते हों लेकिन फुटबॉल ना खेलते हों। हमको उन छात्रों की संख्या निकालनी है जो क्या क्या खेलते हैं दोस्तों, ये क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हों लेकिन फुटबॉल ना खेलते हों। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ये क्रिकेट वाले हैं, ये कबड्डी वाले हैं, ये दोनों खेलते हों किंतु फुटबॉल ना खेलते हों। तो ये दोनों खेलने वालों की संख्या दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लीजिए दोनों खेलने वाले यहाँ पे हो जाएंगे S हो जाएगा और T हो जाएगा। लेकिन अगर S को हम लेंगे तो S हमारा फुटबॉल भी खेलता है, तो T एक ऐसा है जो कि दोनों खेल खेलता है और हमारा फुटबॉल नहीं खेलता है। तो T हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 12 का B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए चित्र में
त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। यानी कि जो ये त्रिकोण है ये कौन वाले हैं, ये हैं मोटर कार वाले व्यक्ति हैं। और फिर इसके बाद कहा गया है कि वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है। यानी कि ये वर्ग वाले कौन हो गए, ये वर्ग वाले हो गए घर वाले व्यक्ति हो गए वर्ग के। और वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वर्ण है। यानी कि ये स्वर्ण वाले व्यक्ति हो गए जो हमारा वृत्त दिया गया है। जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है, कराइए घर और ये स्वर्ण दोनों है, और जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण हाँ जिनके पास स्वर्ण, हाँ दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये का जिनके पास स्वर्ण है, जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या हमको बतानी है कि घर और स्वर्ण हो लेकिन मोटर कार ना हो। तो ऐसे लोगों की संख्या अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों तो आपको जरूर पता चल गया होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे पहले लेंगे घर और स्वर्ण में देखेंगे तो कौन कौन से आ रहे हैं, ये हमारा एक आ रहा है, एक ये आ रहा है, घर और स्वर्ण में आ रहा है। लेकिन अब उसमें कहा है कि घर और स्वर्ण तो हो लेकिन क्या ना हो, मोटर कार वाला ना हो। तो मोटर कार वाला दोस्तों हमारे ट्राइंगल के अंदर ही थर्ड वाला आ जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारा मोटर कार पे नहीं आएगा, तो बी हमारा यानी कि 5 नंबर जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 13 का बी के साथ एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही पूछा गया है। कहा गया है कि दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है, यानी कि जो ये त्रिकोण है किन लोगों को दर्शाता है, जिनके पास कार है। त्रिकोण हमारा क्या है दोस्तों, कार वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घर को दर्शाएगा जिनके पास घर है। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, ये हमारा स्वर्ण वाला व्यक्ति यानी दर्शाएगा, यानी कि सोना के बारे में दर्शाएगा। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज यानी कि घर या कार या सोना हो। करा हमको उन लोगों की संख्या बतानी है जिनके पास इन तीनों में से केवल एक एक चीज अवेलेबल हो। तो वो एक एक चीज अवेलेबल जो होगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन सी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो एक चीज वाला ये हमारा हो जाएगा, एक चीज वाला ये व्यक्ति हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो एक चीज वाला यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए फर्स्ट मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, और यहाँ पे 7th मैच कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो 14 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 14 के बाद अगर 15 नंबर देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरेट का अर्थ बताइए। तो देखिए दोस्तों पैरेट हमारा इसमें मिल रहा, बिग यहाँ पे मिल रहा, और क्लेवर हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम अगर देखें तो ये हमारा जो स्क्वायर बना हुआ है ये, और ये हमारा आयत बना हुआ है, और ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। इन 3 चित्रों में कौन सा हमारा वर्ड मिल रहा है वही हमको बताना है। तो देख लीजिए दोस्तों सर्कल ये हमारा हो गया, ट्रायंगल पूरा ये हो गया, स्क्वायर पूरा ये हो गया। तो इन तीनों पे मिलने वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो कौन सा मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, आपको सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी मिल जाएगा। यानी कि देखें तो हमको ये सर्कल को छोड़ना है। अच्छा यहाँ पे पैरेट हमारा स्क्वायर को लेना है, ये स्क्वायर वाला ले लीजिएगा, और ये आयत को ले लीजिएगा, और इस पर ट्रायंगल को ले लीजिएगा। अब इतने में देखिए आपको तीनों में क्या मैच हो रहा है। तो तीनों में अगर मैच वाला हम देखें तो हमारा ये जो सी है, सी हमारा देखिए ध्यान से ये आयत में भी, आयत के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो सी एक ऐसा वर्ड हो जाएगा जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिग क्लेवर पैरेट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा दिया गया 15 का ए में। तो इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर अब आप देखेंगे डी क्यों नहीं है, तो डी देखिए 2 में तो मिल रहा, आयत में मिल रहा, ट्रायंगल में मिल रहा, लेकिन हमारे ये स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल जो हमारा पैरेट, बिग और क्लेवर तीनों पे मैच कर रहा है तो वो सी है केवल। तो 15 का सी, 15 का सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन में सी दिया गया, इसलिए दोस्तों 15 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और अगला के बाद 15 के बाद 16 नंबर हमारा दिया गया। कहा गया कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हों, और वो जो तीनों खेल भी खेलते हैं हमको उनकी संख्या बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिए जो कह रहा क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलने वालों की संख्या बतानी है, और जो तीनों खेलें वो भी हमको बात बतानी है।
तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, पहले क्रिकेट और कबड्डी में देख लीजिए, तो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलने वालों की संख्या तो यहाँ पे टी हो जाएगी, तो हमने टी रख लिया। फिर उसके बाद देखेंगे तीनों खेलने वालों की संख्या, देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, ये एस जो है एस हमारा तीनों में मैच हो जाएगा। पहले वाले स्क्वायर में कबड्डी वाले में मैच कर रहा है, क्रिकेट वाले में मैच कर रहा है और फुटबॉल वाले में भी मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा एस और टी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 16 का बी हमारा बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 के बाद अगर 17 नंबर देखा जाए तो 17 में भी वही बात कही गई कि वेन डायग्राम के अनुसार क्रिकेट, फुटबॉल और के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करती है, हमको ये बात बतानी है। कह रहा चित्र डायग्राम के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में, तो क्रिकेट और फुटबॉल का पहले देखना है दोस्तों, तो क्रिकेट हमारा ये हो गया, फुटबॉल ये हो गया। तो क्रिकेट और फुटबॉल में दोनों में खिलाड़ी हमारे कौन से मैच कर रहा है दोस्तों, वी है, तो हमने वी रख लिया। फिर उसके बाद देखा जाए तो कहा गया है अब तीनों में भाग लेने वाला दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एस और वी बन जाएगा, चाहे वी और एस लिखें या फिर एस और वी लिखें, तो दोनों बात हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 17 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन में भी सेम वही चीज पूछी गई है। यहाँ पे क्या कहा गया है देख लेते हैं। कहा गया कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं। दोस्तों कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब दिया गया है। तो कह रहा है कि वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हों। कबड्डी के साथ साथ, ये कबड्डी के साथ साथ दोस्तों फुटबॉल खेलते हों, तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलने वालों की संख्या दोस्तों कौन हो जाएगी, यहाँ पे ये क्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों खेल खेलने वाले दोस्तों कौन हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। तो क्यू और एस या एस और क्यू रख दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 18 के बाद अगर हम 19 नंबर देखें तो 19 नंबर के क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है। फिर से कहा गया है कि फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट के हमारे प्लेयर दिए गए हैं, डायग्राम बना हुआ है। फिर कहा गया कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या क्या होगी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हो। क्या क्या खेलते हो दोस्तों, ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हों लेकिन कबड्डी ना खेलते हो, हमको ऐसे लोगों की संख्या बतानी है। तो क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी ना खेलते हों, तो वो दोस्तों हो जाएगा हमारा वी हो जाएगा। तो वी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि वी हमारा देखा जाए तो कहाँ मैच हो रहा है, वो ए में मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 19 का ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन में कहा गया कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो सर्कल वाला है यहाँ पे कोच बताया गया है, और जो ये ट्रायंगल वाला है उसको लड़की बताया गया यानी कि गर्ल्स बताया गया है, और जो हमारा ये आयत के आकार में दिया गया वो प्लेयर यानी कि खिलाड़ी हैं। तो अब यहाँ पे इसने लिख भी दिया कि गर्ल्स हमारा लड़कियां होगा, कोच हमारा कोच होगा, प्लेयर हमारा खिलाड़ी हो जाएगा। तो हमको बताना क्या है, कह रहा है कि कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है, कि मतलब उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कह रहा है कौन सा स्थान उस कोच को, यानी कि कोच जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है कि एक खिलाड़ी है, कोच वाला व्यक्ति खिलाड़ी में आएगा लेकिन हमारा लड़की नहीं होगा। तो देखें दोस्तों, तो ये कोच हमारा पूरा सर्कल वाला, ये टी भी है, यू भी है और आर भी है, लेकिन आर वाला हमारा लड़की भी बन रहा है, आर वाला हमारा यहाँ भी हमारा प्लेयर में भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा टी एक ऐसा व्यक्ति है जो कोच और प्लेयर हो रहा है लेकिन लड़की नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टी हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों बी 20 का यानी कि 20 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 20 के बाद अगर 21 नंबर देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दी गई आकृति से वृत्त स्नातकों को, ये जो हमारा वृत्त है ये किसको, स्नातक को डिनोट करेगा, हमने स्नातक लिख दिया। और फिर यहाँ पे देखा जाए स्नातक को निरूपित करता है त्रिभुज कामगारों को, ये जो त्रिभुज है हमारा ये कामगारों को डिनोट करता है, फिर निरूपित करता और वर्ग परा स्नातकों को, तो ये जो हमारा वर्ग है दोस्तों ये परा स्नातकों को डिनोट करता है, परा स्नातक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये परा स्नातक रख दिया। तो अब यहाँ पे देखा जाए परा स्नातक निरूपित करता है, तो कह कौन सा क्षेत्र स्नातक और परा स्नातकों को निरूपित करता है,
स्नातक और परा स्नातक को निरूपित करेगा, हमको ये बात बताना है। स्नातक और परा स्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों का नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्नातक और परा स्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों को निरूपित नहीं करता है। हमको वो बात बतानी है दोस्तों। तो अगर हम इसको ले लेंगे, जी को ले लेंगे तो ये कामगार में भी चला जाएगा, तो वो हमारा केवल कौन हो जाएगा, केवल एफ ऐसा दिख रहा है जो कि स्नातक और परा स्नातक में है किंतु हमारा कामगारों में नहीं शामिल हो रहा है। तो सी हमारा ऑप्शन में दिया गया है एफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 का। सी के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा गया कि दी गई आकृति में वृत्त पुस्तकों को निरूपित करता है। ये जो वृत्त है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। और फिर दोस्तों आगे और क्या दिया गया है, वृत्त पुस्तकों को निरूपित करता है। त्रिकोण शब्दकोशों को, ये जो त्रिकोण है ये हमारा हो जाएगा शब्दकोशों को निरूपित करता है, शब्दकोश हो गया और निरूपित करता। और आयत उपन्यासों को निरूपित करता है। ये जो आयत है हमारा उपन्यास है, उपन्यास को निरूपित करता है। फिर आयत उपन्यास को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं। कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को निरूपित नहीं करता है। हमको ये बात बतानी है। क्या बताना दोस्तों, कह रहा कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास, शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को निरूपित नहीं करता है। तो ऐसा यहाँ से अल्फाबेट देखिए कि शब्दकोश और उपन्यास में शामिल हो रहा हो लेकिन पुस्तक में शामिल ना हो रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिया जाए एफ हमारा जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और तो बाकी अगर हम ए को लेंगे तो केवल शब्दकोश में जाएगा, सी को लेंगे तो केवल उपन्यास में आएगा। अगर बी ई से कुछ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पुस्तक में पहुंच जाएगा। तो केवल हमारा राइट आंसर बन जाएगा एफ। एफ हमारा दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे, तो इसलिए 22 का हमारा एक साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दी गई आकृति में वृत्त वाहन को निरूपित करता है। ये जो हमारा सर्कल दिया गया है ये किसकी निरूपित करेगा दोस्तों, ये वाहन को निरूपित करेगा। वृत्त जो है यहाँ पे हमने वाहन लिख दिया। और फिर इसके बाद दोस्तों कहा गया है निरूपित करता त्रिकोण चार पहिया को। ये जो त्रिकोण है ये हमारा चार पहिया का हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे चार पहिया लिख दिया। फिर देखा जाए दोस्तों चार पहिया वाहन को निरूपित करता है। और आयत जो है कार को निरूपित करता है। ये आयत जो है कार को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र कार और चार पहिया वाहन को निरूपित करता है। तो अब यहाँ पे हमको वो बात बतानी है कि चार पहिया और कार को निरूपित करने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा लेकिन वाहन को निरूपित ना करता हो। तो देखिए दोस्तों चार पहिया और कार को निरूपित करने वाला यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अगर दूसरा कोई लेंगे तो हमारा वाहन में चला जाएगा, तो इसलिए हमारा क्यू इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 23 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 23 के साथ हमारा यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर। और 24 नंबर में कहा गया है कि दी गई आकृति में वृत्त लेखकों को निरूपित करता है, त्रिभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है और वर्ग नर्तकों को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र लेखकों और नर्तकों को निरूपित करता है लेकिन इंजीनियरों को नहीं, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन में देख लीजिए वृत्त लेखक को, यानी कि जो ये वृत्त है वृत्त वाला कौन हो जाएगा, ये लेखक को निरूपित करेगा, तो हमने यहाँ से लेखक बना लिया। फिर कहा गया है कि त्रिभुज जो होगा इंजीनियर को, तो यहाँ पे हमने इंजीनियर लिख लिया दोस्तों, क्या लिख लिया, इंजीनियर लिख लिया। अब उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो ये वर्ग हमारा नर्तक को, ये जो वर्ग दिया है ये नर्तक यानी कि नृत्य करने वालों को निरूपित करता है, नर्तक हमने यहाँ से बना लिया। अब क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा क्षेत्र लेखक और नर्तक, अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे लेखक सर्कल वाला, नर्तक स्क्वायर वाला निरूपित करता है, यानी कि कौन क्षेत्र, हाँ लेखक और नर्तक को निरूपित करता है लेकिन इंजीनियर को नहीं। तो लेखक और नर्तक वाला अगर हम देखें तो ये केवल हो जाएगा डी हो जाएगा। तो डी हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे सी पे। इस पे दोस्तों 24 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 24 के बाद अगर 25 नंबर देखा जाए तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में वृत्त नर्तक को, ये जो हमारा वृत्त है ये किसको डिनोट करेगा दोस्तों, नर्तक को डिनोट करेगा, हमने नर्तक लिख दिया। फिर उसके बाद कहा गया है त्रिभुज अभिनेताओं को, ये जो त्रिभुज है हमारा मान लीजिए ये हैं अभिनेता वाले हैं, अभिनेता हमने बना दिया। फिर उसके बाद दोस्तों वर्ग गायक को, ये जो वर्ग है हमारा गायक को हो जाएगा, हमने गायक लिख दिया। फिर अब कह रहा है टी किसे निरूपित करेगा, हमको ये बात बताना है टी, ये जो टी है किसको निरूपित करेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा टी जो हमारा है सबसे पहले तो गायक के अंदर आ रहा है और दूसरा हमारा नर्तक के अंतर्गत आ रहा है और तो किसी अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, गायक और नर्तक को
यानी कि उन नर्तकों को जो गायक हैं किंतु अभिनेता नहीं, उन नर्तकों को जो गायक हैं किंतु अभिनेता नहीं है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है कि जो टी है उन नर्तकों को, यानी कि उन नर्तकों को निरूपित करता है जो गायक हैं, हाँ गायक हैं किंतु अभिनेता नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल हमारा पहला वाला ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब पढ़ेंगे तो देख लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कहा गया उन नर्तकों को जो अभिनेता हैं, कह रहा उन नर्तक को टी डिनोट करता है जो अभिनेता है। तो अभिनेता से तो कोई इसका संबंध ही नहीं रहा, ट्रायंगल के अंदर तो जा ही नहीं रहा, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ये भी गलत हो जाएंगे। तो कुल मिला के 25 का हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दी गई आकृति में वृत्त लड़कों को, ये जो हमारा वृत्त दिया गया है ये किसको डिनोट करता है, लड़कों को। तो हमने यहाँ पे लड़कों लिख दिया। और फिर त्रिकोण छात्रों को, ये जो त्रिकोण है ये किसको डिनोट करेगा, यहाँ पे ये छात्रों को डिनोट करेगा। तो हमने यहाँ पे छात्र लिख दिया। फिर उसके बाद छात्रों को निरूपित करता है। और आयत युवाओं को निरूपित करता है। ये जो आयत है ये युवाओं को निरूपित करता है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, युवाओं को लिख देंगे। ठीक है, युवा लिख देंगे या युवाओं लिख दीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये बात बतानी है कि निरूपित करता है और आयत युवाओं को निरूपित करता है। तो एम किसको निरूपित करेगा, हमको ये बात बताना है कि एम जो है किसको निरूपित करेगा। तो एम दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एम किस में आ रहा है, लड़कों में आ रहा है और हमारा छात्रों में आ रहा है, किंतु युवाओं में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा जो इसका कथन में दिया गया है, हर एक कथन को। तो यहाँ पे दिया गया, कह रहा उन छात्रों को जो लड़के और युवा दोनों हैं, कह रहा एम जो है उनको डिनोट करता है जो लड़के और युवा दोनों हैं। दोस्तों लड़के हैं और युवा हैं, तो युवा यानी कि ये हमारा आयत में कहाँ आ रहा है एम, तो ये तो पहला वाला गलत कह दिया, लड़कों में तो आ रहा है लेकिन आयत में नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा है कि उन छात्रों को जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है, कह रहा एम जो है, कह रहा लड़के तो हैं लेकिन युवा नहीं है। हाँ ये बात दोस्तों सही कह दी गई है, जो एम है वो लड़के के अंतर्गत तो आ रहा है लेकिन युवा के अंतर्गत नहीं आ रहा है, यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य कही गई। तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे दिया गया, कह रहा उन छात्रों को जो केवल युवा है, कह रहा एम जो है उन छात्रों को डिनोट करता है जो केवल युवा है। तो युवा के अंतर्गत तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा उन छात्रों को जो लड़के नहीं हैं, तो कह रहा उन छात्रों, एम कह रहा उन छात्रों को डिनोट करता है जो लड़के नहीं हैं, तो ये भी गलत कह दिया है। तो लड़कों में ही तो एम आ रहा है, तो गलत ही कह दिया है। तो केवल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन में अलग टाइप से दे रखा है, थोड़ा सा कह रहा है इसमें प्रश्न संख्या 27 से 29 तक के हमको क्वेश्चन देना है। इसी डायग्राम को देख करके हमको 27 से 29 तक के आंसर देना है। और इसमें कहा गया है कि वेन आरेख में त्रिभुज उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो माजा लेता है। ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज वाला दोस्तों क्या होगा, ये माजा लेता है। अब अगर दूसरा देखें तो कहा गया वृत्त उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो फैंटा लेता है। ये जो हमारा वृत्त है ये क्या हो जाएगा, हमारा फैंटा लेता है। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा आयत उस व्यक्ति को डिनोट करता है जो स्लाइस लेता है। ये क्या लेता है दोस्तों, स्लाइस लेता है, तो हमने यहाँ पे स्लाइस लिख दिया, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हमने तीनों की बात लिख लिया। सर्कल वाला हमारा क्या था, फैंटा लेता है, ट्रायंगल वाला माजा लेता है और रेक्टेंगल वाला हमारा स्लाइस लेता है। अब क्वेश्चन में बताना है हमको, कहा गया कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ माजा और स्लाइस लेते हैं पर फैंटा नहीं लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल मतलब माजा लेते हों और क्या लेते हों, स्लाइस लेते हों, लेकिन फैंटा ना लेते हों। हमको ऐसे व्यक्तियों की संख्या यहाँ से काउंट करके बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ माजा लेते हों, माजा और स्लाइस लेते हों। देखिए माजा और स्लाइस में ढूंढिए कौन कौन से मिल रहा है। माजा में तो हमारा ट्रायंगल के अंतर्गत आना चाहिए और स्लाइस में हमारा ये इसमें रेक्टेंगल के अंतर्गत आना चाहिए। तो माजा और स्लाइस लेने वाले दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये 17 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा माजा और स्लाइस वाला। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे फैंटा कहा कि फैंटा नहीं लेते हैं, तो फैंटा हमारा यहाँ पे ये 15 जो आ जाएगा ये फैंटा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 17 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि देखा जाए 27 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर
दिया गया है कि इसमें कहा गया सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रश्न में बताना है कितने व्यक्ति हैं जो स्लाइस लेते हैं। अब हमको स्लाइस लेने वाले व्यक्तियों की केवल संख्या बतानी है कि जो केवल स्लाइस लेते हो। तो हम लोग दोस्तों पीछे क्वेश्चन में ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है स्लाइस लेने वालों की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा स्लाइस लेने वालों की संख्या। स्लाइस वाले ये हैं दोस्तों, कौन थे? रेक्टेंगल वाले। तो इन सबको हम क्या करें, 20, 17, 15, 30, 40, 20, 17, 15, 30, 40 को ऐड कर दें। तो ये हम अगर इनको सबको ऐड करेंगे स्लाइस लेने वालों की संख्या को, इनमें ये 20 और यहाँ पे 17 और यहाँ पे हमारा 15, उसके बाद 15 के बाद दोस्तों देखें तो 30, इसके बाद हमारा 40, इन सबको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 28 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों अभी हमारा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का जवाब और देना है, यानी कि 29 नंबर, क्योंकि 27 से 29 तक के हमको आंसर देने थे। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो माजा और फंटा दोनों लेते हैं लेकिन स्लाइस नहीं लेते हो। ये लीजिए, अब यहाँ पे हमको ये बात बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो माजा और फांटा दोनों लेते हो लेकिन स्लाइस ना लेते हो। तो दोस्तों ये आपको पता है ये कौन है, ये स्लाइस वाला व्यक्ति है, और ये हमारा स्लाइस, थोड़ा सा स्लाइस ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फंटा वाला हमारा कौन सा है दोस्तों, ये हमारा फंटा है, ये था हमारा फैंटा वाला, और ये हमारा माजा वाला है। तो यहाँ पे हमको ये बात बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो माजा और फांटा दोनों लेते हो, माजा भी लेते हो और फांटा भी लेते हो। ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है लेकिन स्लाइस ना लेता हो, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर अब हम देखें तो ये जो हो जाएगा माजा और फांटा लेने वालों की संख्या, यहाँ पे देखें तो ये 7 हो जाएगा, किंतु स्लाइस ना लेता हो तो स्लाइस वाला अगर लेंगे तो ये 15 भी आ जाएगा। तो इसने तो कहा स्लाइस ना लेता हो, तो स्लाइस ना लेने वाला 15 को हमने हटा दिया, केवल यहाँ पे देखा जाए तो केवल 7 हो जाएगा। 7 हमारा दिया गया है यहाँ पे 29 का सी ऑप्शन पे, इसलिए दोस्तों हमारा 29 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 के बाद दोस्तों अगर 30 नंबर देखा जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया था, कहा गया है कि इसमें हमको केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत अधिक है, हमको ये मेन बात यहाँ से बतानी है। केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या अगर हम देखें तो साहित्य में केवल नामांकन कराने वाले हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, साहित्य के कुल छात्र कितने हैं, यहाँ पे 18 छात्र हैं। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि 50 छात्रों की कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य में, तो साहित्य के कुल छात्र हो गए 18। अब केवल साहित्य में अब कितने हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आगे बात यहाँ पे कही गई 26 छात्र केवल भाषा में हो जाते हैं। ये 26 छात्र मैं लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, 18 केवल हो गए हमारा साहित्य के हो गए, और यहाँ पे 26 हमारा हो गए भाषा के छात्र हो गए। और उसके बाद देखा जाए और 2 छात्र ने साहित्य और भाषा दोनों में, ये 2 छात्र हैं यहाँ पे साहित्य और यहाँ पे भाषा दोनों में। तो अब दोस्तों केवल अगर साहित्य वाला निकालें हम, तो केवल अगर साहित्य का निकाल के हम देखें तो केवल साहित्य वाले कितने हो जाएंगे, तो ये 18 से ये, क्योंकि साहित्य और भाषा दोनों करते हैं दो छात्र, तो इससे 2 हम कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 हमारे हो गए केवल साहित्य के बच्चे हो गए। अब कहा गया भाषा में कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो भाषा में से 2 कम हो जाएंगे दोस्तों, तो वहां भी हमारा 24 आ जाएगा। तो यही बात हमको बतानी थी दोस्तों, केवल साहित्य में नामांकित छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे हमने केवल साहित्य वाले बच्चे निकाल लिए 18। अब आगे हमको बताना है कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है। तो टोटल साहित्य वाले हो गए हमारे 16, और टोटल कक्षा में छात्र कितने हैं, 50 इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32% हो जाएगा, केवल साहित्य वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी 32%। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 30 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया, हमको ये बात बताना है दोस्तों। टोटल हमको पता है कि कक्षा में हमारे 50 छात्र हैं, इन 50 छात्रों में 18 छात्र हमारे साहित्य के हैं, 26 छात्र हमारे भाषा के हैं, और 2 छात्र ऐसे हैं जो साहित्य और भाषा दोनों के हैं। तो हम क्या अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि 18 से हमने 2 कम कर दिया था, तो कितना आ गया था हमारा यहाँ पे 16 आ गया था, केवल साहित्य वाले आ गए थे।
और उसके बाद भाषा वाला देखेंगे तो हमारा भाषा में भी हमारे 2 छात्र कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 छात्र हमारे दोनों विषय में वो रखते हैं कमांड, तो इसलिए हमारा 2 यहाँ भी कम हो जाएगा। तो 26 से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो अब यही बात इसने कहा है कि कितने छात्रों ने केवल एक ही विषय में नामांकन कराया, तो एक विषय वाले नामांकन वाले हम निकाल लिए हैं दोस्तों। 6 4 10 की 0 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि केवल एक ही विषय में नामांकन कराते हैं, यानी कि देखा जाए तो 31 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। कहा गया कि कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है। तो दोस्तों अब अगर यहाँ से हम देखें तो देख लीजिए टोटल हमारे पास कक्षा में कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे। अब इन 50 बच्चों में 16 बच्चे, तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में निकाला है कि 16 बच्चे केवल साहित्य वाले हो गए थे और 24 बच्चे केवल हमारे भाषा वाले हो गए थे। अब 2 बच्चे हमारे दोनों विषय वाले हो गए थे। अब अगर इनको सबको जोड़ के 50 से घटा दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यही बात पूछी गई है, यही हमको बताना है। कहा कि कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है। तो 24 6 जोड़ेंगे दोस्तों 30 हो जाएगा, 30 10 40, 40 2 42, यानी कि 50 इधर माइनस 42 घटाएंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 32 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 32 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे दिया गया है 33 से 35 तक के क्वेश्चनों के हमको आंसर बताने हैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि इस आकृति का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। त्रिभुज आयत को, ये जो हमारा त्रिभुज है ये किसको, त्रिभुज आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि त्रिभुज हमारा किसके लिए हो जाएगा, कॉफी के लिए। तो ये हमने यहाँ पे कॉफी लिख लिया। फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो आयत जो है चाय, तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज हमारा क्या कॉफी को डिनोट करेगा, आयत हमारा चाय को, और वृत्त हमारा डिनोट करेगा वाइन को। ये जो वृत्त है ये वाइन को डिनोट करेगा, तो हमने यहाँ पे वाइन लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको यहाँ से ये बात देखनी है कि कहा गया कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं, यानी कि कॉफी और वाइन दोनों पीते हों लेकिन चाय ना पीते हों। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमको बताना है जो ट्रायंगल में और सर्कल पे मिल रही हो किंतु चाय पे मिल ना रही हो। तो ऐसे देखेंगे तो केवल दोस्तों हमारा ये 10 दिख रहा है, और अगर हम 25 को लेंगे तो ये हमारा चाय में चला जाएगा। तो केवल हमारा यहाँ पे 10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखा जाए तो 33 का हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर हम आगे अगला क्वेश्चन देखे हैं 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन में तो दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हों। तो ये था दोस्तों हमारा चाय वाला व्यक्ति था, ये वाइन वाला व्यक्ति था पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, और ये हमारा था कॉफी वाला व्यक्ति था। तो अब अगर देखें यहाँ पे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही बात पूछी गई कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हों, क्या पीते हो, कॉफी और चाय पीते हों लेकिन वाइन ना पीते हों। तो अब अगर देखें तो कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी देखा जाए तो 34 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया कि कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, केवल हमको चाय पीने वालों की संख्या बतानी है। तो ये चाय वाले दोस्तों ये थे हमारा रेक्टेंगल वाला, यही चाय है। तो इनको सबको हमको क्या करना है, ऐड करके बता देना है कि कितने हो जाएंगे, 20 19 25 40 30 को जब इन सबको हम ऐड करेंगे, 20 को 19 को और यहाँ पे 25 को, यहाँ पे 40 और 30 को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो फाइनली हमारा ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 36 से 38 तक के क्वेश्चनों का इस बार हमको जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए या नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और बाद में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे पैसेज हम पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या कहा गया कि 30 व्यक्ति के एक क्लब में 30 व्यक्तियों के एक क्लब में 30 व्यक्तियों के क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज और नाटक और कला से संबंधित हैं। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित हैं, 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित हैं, 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल हुए हैं लेकिन नाटक समूह में नहीं हुए हैं, 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं, 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में शामिल हुए हैं, 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए हैं, कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं। हमको ये प्रश्न का आंसर बताना है, इस जगह पे ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाए, ये जो हमारा यहाँ पे जो कथन लिखे हुए हैं, बातें लिखी हुई हैं, इस बातों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इनका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि 30 व्यक्तियों के एक क्लब में, टोटल क्लब में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 30 व्यक्ति हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह, शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल बताया गया 30 व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये हो गया, कह रहा 30 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति कह रहा, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह से और एक शतरंज से और नाटक और कला से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये दो व्यक्ति आपस में क्या हो जाएंगे, संबंध बनाएंगे, यानी कि आपस में ये हमने कर दिया, ये ऐसे हो गया। तो अब इन पे हम नाम लिख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा नाटक के लिए हो जाएगा, मान लीजिए एक नाटक शब्द के लिए बताया गया है। और ये हमारा मान लीजिए ये हो गया हमारा शतरंज के लिए हो गया, ये हमने यहाँ पे शतरंज रख दिया। और यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा कला के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, कला के लिए हो जाएगा। और फिर अगला अगर हम देखें यहाँ से तो अगला हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब हम कह रहे हैं, कहा गया कि 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित हैं। तो कला समूह वाला हमने ये माना है, तो केवल 6 व्यक्ति हमने यहाँ पे कलम भर दिए। फिर कहा गया 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित है। दोस्तों तीनों समूह में संबंधित होने वाला ये डायग्राम इस जगह पे यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस जगह पे वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है। ध्यान से देख लीजिए, हमने यहाँ पे 5 फिल कर दिया। फिर आगे कहा गया है कि 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल हैं। तो शतरंज और कला में 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 भर देंगे क्योंकि यही शतरंज और कला में दोनों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगला कहा गया है कि 2 व्यक्ति, तो ये हो गया। फिर कहा गया 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल हो गया लेकिन नाटक समूह में नहीं, तो नाटक समूह से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमने सही फिल किया है। फिर कहा 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं। अब जो 15 व्यक्ति हैं यहाँ पे कह रहा कला से संबंधित है। अब दोस्तों कला में देखें तो ये पूरा सर्कल कला के अंतर्गत आ रहा है। जोड़ो जरा इनको, 15 हो रहा है, 6 2 8 8 5 13, 13 के बाद दोस्तों अभी 2 बच रहा है, तो 2 हम क्या भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे, तो 15 हो जाएगा। तो कला के लिए हमारा तो कंप्लीट हो गया। फिर आगे कहा गया है 15 व्यक्ति कला से समूह से संबंधित है। फिर आगे कह दिया गया 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह से शामिल हैं। 2 व्यक्ति यहाँ पे शतरंज से हो जाएंगे, तो हमने शतरंज में भर दिया। फिर आगे कहा गया है कि 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह से संबंधित है, तो 3 व्यक्ति हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ नाटक समूह से संबंधित हो जाएंगे। कहा गया है अब कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं। तो एक समूह से संबंधित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर हम देखें तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा। तो 11 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 37 नंबर में कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए हैं लेकिन कला समूह में शामिल नहीं हैं। हमको ऐसे व्यक्तियों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम लोग पिछला डायग्राम जाएंगे और वहीं पे इसको देख करके बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये डायग्राम बना था। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, टोटल यहाँ पे दोस्तों कितने बच्चे बताए गए थे, 30 व्यक्ति बताए गए थे। इन 30 व्यक्तियों में हमने थोड़ा सा काम एक ये किया था, देख लीजिए कितने व्यक्ति हो रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 10 5 15 15 3 18 2 20 हो रहा, 10 अभी कम हो रहा दोस्तों। तो 10 हमारा यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। कहाँ पे फिल किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 हमारा फिल कर दिया जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेन क्वेश्चन में पूछा था, जो 37 नंबर हमारा क्वेश्चन था, देखिएगा 37 में पूछा गया था कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए हैं लेकिन कला समूह में शामिल ना हुए हैं। शतरंज और नाटक में शामिल हुए हैं दोस्तों, शतरंज हमारा ये है, नाटक ये है। तो शतरंज और नाटक में समूह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इस जगह पे ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। तो हमारा जो 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कला में शामिल ना हो तो कला वाले को हमको देखना है, केवल शतरंज और नाटक वाला देखना है। शतरंज और नाटक में हमारे 10 हो रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 नंबर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 बाद दोस्तों 38 नंबर देखा जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित हैं। अब दोस्तों हमको टोटल ये बात बतानी है कि शतरंज समूह में कितने व्यक्ति शामिल हैं, हमको ये बात यहाँ से बतानी है। तो फिर दोस्तों हम पिछला डायग्राम जाकर देख लेंगे और यहाँ से ये बात जानकारी कर लेंगे कि शतरंज में कितने व्यक्ति आ रहे हैं। तो
तो दोस्तों शतरंज हमारा देख लीजिए पूरा ये सर्कल है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 2 2 4 5 4 9 और 10 9 19। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो 19 हमारा ऑप्शन मैच भी कर रहा है। यानी कि शतरंज वाले समूह के कितने व्यक्ति हो जाएंगे टोटल दोस्तों, 19 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 38 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 38 के बाद अगर हम देखें 39 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि 39 से 41 हमको 3 क्वेश्चनों के फिर जवाब यहाँ पे देने हैं। कहा गया कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बना है और यहाँ पे कहा गया है जो सर्कल है वो सर्कल दोस्तों किसको डिनोट करेगा दोस्तों, सर्कल डिनोट करेगा व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको डिनोट करेगा। फिर जो ये अविवाहित वाला दिया गया है, तो ये अविवाहित किसको डिनोट करेगा, जो हमारा रेक्टेंगल दिया गया है ये अविवाहित को डिनोट करेगा और ट्रायंगल हमारा डॉक्टर को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हमको ये बात बतानी है कि कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जो संयुक्त परिवार में रहते हों। संयुक्त परिवार में रहते हो तो यानी सर्कल वाला संयुक्त परिवार है दोस्तों। संयुक्त परिवार में रहते हो परंतु ना तो अविवाहित हो और ना ही डॉक्टर हो, ना तो अविवाहित हो ना ही डॉक्टर हो, यानी कि ना तो वो ट्रायंगल पे मिलता हो और ना ही हमारा ये आयत पे मिलता हो, केवल संयुक्त परिवार में रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या दोस्तों यहाँ पे देखी जाएगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऐसा केवल हमारा ये 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 39 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। 39 बात दोस्तों अगर 40 नंबर हम देखें तो 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फिर दोस्तों वही डायग्राम है, यहाँ पे हमको बताना है संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित व्यक्ति, संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है उनको कौन सी संख्या दर्शाती है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो संयुक्त परिवार में हमारा सर्कल के अंतर्गत भी आना चाहिए और ये रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्या दोस्तों हमारा 2 को डिनोट कर रही है, यानी कि देखा जाए तो 41 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 हमारा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 41 का ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 41 के बाद यहाँ पे फिर 41 नंबर शायद रख दिया गया है, तो यही 41 प्लस 2 बार दोस्तों हो गया, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई 42 से 44 हमको 2 बार क्वेश्चन देना है आंसर। यहाँ पे कहा गया कि नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जो हमारा रेक्टेंगल दिया गया है ये प्रशिक्षित अध्यापक को डिनोट करेगा, और यहाँ पे देखें जो सर्कल हमारा दिया गया है विवाहित जनसंख्या को डिनोट करेगा, और जो ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों ट्रायंगल हमारा कॉलेज में प्राध्यापक को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यदि रेवंसो कॉलेज प्रबंधक को पढ़ाने के लिए केवल विवाहित प्रशिक्षित प्राध्यापकों की जरूरत हो तब संख्या 7 क्या दर्शाती है। ये जो संख्या 7 लिखी है ये क्या दर्शाएगी। तो दोस्तों संख्या 7 देख लीजिए ध्यान से, कहाँ पे डिनोट हो रहा है, सर्कल पे आ रहा है और ट्रायंगल पे आ रहा है। तो सर्कल और ट्रायंगल हम देखें तो विवाहित और कॉलेज में प्राध्यापक, ये 2 बातों को डिनोट करेगा। तो विवाहित और कॉलेज प्राध्यापक हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा, कॉलेज में ये हमारा हो जाएगा विवाहित और प्रशिक्षित व्याख्यात। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा कॉलेज में विवाहित और व्याख्यात, यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉलेज में विवाहित तो ठीक है, कॉलेज वाला विवाहित हो गया और व्याख्यात हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हमारा 42 के बाद अगर 43 नंबर देखें तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि किस संख्या के द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित प्राध्यापकों को दर्शाता है। किसको बताता है दोस्तों, कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित प्राध्यापकों को दर्शाता है। तो प्रशिक्षित प्राध्यापक और अविवाहित, कॉलेज में प्रशिक्षित हो गया, और कॉलेज में प्रशिक्षित और अविवाहित प्राध्यापक, ये हो गया विवाहित प्राध्यापक सर्कल वाला हो जाएगा, और अविवाहित हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखना है कौन सा डिनोट करेगा। तो वो हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये जो दिया गया है दोस्तों 4th ऑप्शन। अगर आप देखेंगे ये जो 4 है, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है, सर्कल पे मैच नहीं हो रहा। तो प्रशिक्षित प्राध्यापक और कॉलेज में प्राध्यापक, तो कॉलेज में प्रशिक्षित या प्राध्यापक कह लीजिए, अविवाहित प्राध्यापक,
यानी कि प्रशिक्षित और कॉलेज में प्राध्यापक यही हो जाएगा, बाकी ये तो विवाहित में आ जाएगा। तो इसको विवाहित वाले को हम हटा दें तो यही हमारा इसमें और इसमें जो हमारा 4 पे दिख रहा है यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 43 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 43 के बाद अगर 44 नंबर देखें तो 44 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किस संख्या के द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों इस 44 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि किस संख्या के द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ दिया गया है, हमको बताना है कॉलेज में प्रशिक्षित और विवाहित प्राध्यापक। तो यहाँ पे प्रशिक्षित वाले जो हो जाएंगे दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल है और विवाहित हमारा सर्कल हो जाएगा। तो देखें दोस्तों तो रेक्टेंगल और इसमें हमारा सर्कल और फिर कॉलेज में प्राध्यापक, तो ये तीनों में हमको कौन मिल रहा है, विवाहित प्राध्यापक और कॉलेज में प्रशिक्षित। तो तीनों में हम देखें तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 मिल रहा है। तो ये 5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 हमारा दिया गया है 44 का सी में, तो 44 का सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 44 के बाद अगर हम 45 से देखें, 45 से लेकर के 47 तक में इन क्वेश्चनों के उत्तर देना है। कहा गया कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। फिर कहा गया किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया बोलते हैं। फिर कहा गया है 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं तथा बाकी बचे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ये एक डायग्राम बना दिया गया है और यहाँ पे बताया कि कॉलोनी में कुल लोगों की संख्या 60 है। टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 60 है। और इसमें ये बात बताई गई कि बंगाली और हिंदी दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 है। ये भी इसमें बात बता दी गई है। तो हमको यहाँ पे ये बात बताना है 45 नंबर क्वेश्चन पे। कहा कि 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा कि कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या अगर देखी जाए तो ये यहाँ पे दोस्तों 10 हो जाएगी, क्योंकि 2 भाषाएं बोलते हैं। यहाँ भी ये 5 हो जाएगा, 2 भाषाएं बोलते हैं। 12 हो जाएगा, 2 भाषाएं बोलते हैं, ये 5 हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारा 13 हो जाएगा। तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें 5 10 उसके बाद 12 उसके बाद फिर दोस्तों 5 और फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 13 हो जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड करें तो 13 5 18 18 10 28 28 2 हो जाएगा 30 10 40 5 45। टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 45। तो 45 हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 45 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 46 नंबर। और 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बंगाली बोलने वाले लोगों की अगर हम संख्या यहाँ से निकालें दोस्तों तो देख लीजिए यहाँ बंगाली कहाँ है। तो बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे दोस्तों 10 है और 5 है। तो बंगाली वाले लोगों कितने हो जाएंगे दोस्तों, बंगाली बोलने वाले हो जाएंगे 10 और ये 5 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर देखें बंगाली के बाद अगर देखें मराठी बोलने वाले लोगों को देखें तो मराठी वाले हमारे दोस्तों यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये मराठी वाले हो जाएंगे 12 और 13 हो जाएंगे। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया, मराठी वाले लोगों की संख्या लिख लिया 12 और यहाँ पे 13। तो कितना हो जाएगा 12 13 ये हो जाएगा दोस्तों टोटल हमारा 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25, 13 2 में जोड़ 15 15 10 25, तो 25 हो जाएगा। अब इनका अनुपात पूछा गया दोस्तों, तो अनुपात 15 अनुपात 25 लिखेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15 5 50 25। तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 3 अनुपात 5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ 46 बाद अगर 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो 47 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कितने लोग हिंदी बोलते हैं। हमको हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदी बोलने वाले लोगों की अगर संख्या देखें तो हिंदी यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों, ये है हमारा हिंदी। तो हिंदी में अगर हम सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सबको जोड़ देते हैं दोस्तों, 10 5 12 और फिर यहाँ पे 5, 10 5 15 हो जाएगा, 15 5 20 20 30 2 32, यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 32। तो 32 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं दिया गया था, लेकिन दोस्तों हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 47 बाद अगर 48 नंबर देखा जाए तो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 48 से 50 तक हमको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित चित्र में वृत्त बेरोजगार व्यक्तियों को, जो हमारा वृत्त है दोस्तों वो क्या किसको दर्शाएगा, बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाएगा। ये जो हमारा वृत्त है हमने यहाँ पे लिख दिया बेरोजगार लिख दिया, बेरोजगार लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है
कि वृत्त जो है बेरोजगार व्यक्तियों को, छोटा आयत आलसी व्यक्तियों को। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर छोटा आयत देखें तो छोटा आयत हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आलसी व्यक्तियों को। तो यहाँ पे हो जाएगा आलसी व्यक्ति हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, आलसी व्यक्ति लिख दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे आलसी व्यक्ति के बाद अगला कहा है कि छोटा आयत आलसी व्यक्तियों को, त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को। जो हमारा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों ये किसके लिए हो जाएगा, ये शहरी व्यक्तियों के लिए हो जाएगा। ठीक, ट्रायंगल हमारा शहरी व्यक्तियों को डिनोट करता है। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो फिर अगला एक बच रहा है हमारा आयत जो है मूर्ख व्यक्तियों को डिनोट करता है। यहाँ पे जो आयत है ये हो जाएगा मूर्ख व्यक्तियों को डिनोट करता है। अब हमको यहाँ पे आंसर बताना है। 48 नंबर में पूछा ये गया है, कह रहा कि बेरोजगार, आलसी, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ पे चारों में जो हमारा संख्या कॉमन मिल रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबके बारे में कहा गया कि बेरोजगार और आलसी और उसके बाद शहरी और मूर्ख, सभी में जो कॉमन मिल जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा कौन सा हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सबसे पहले 9 दिया गया है तो 9 को देखेंगे तो ये 9 हमारा जो है ट्रायंगल पे नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों 9 तो गलत हो जाएगा। 2 को अगर देखेंगे तो 2 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये 2 हमारा किस में नहीं आ रहा है, ये हमारा नहीं आ रहा है दोस्तों, किस में, ये नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पे एक व्यक्ति भी और है दोस्तों, बड़ा आयत भी है। तो बड़ा आयत मूर्ख व्यक्तियों को हो जाएगा, यहाँ पे छोटा आयत आलसी व्यक्तियों को, ये इसके लिए हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए नहीं, मूर्ख व्यक्तियों के लिए ये हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा सभी चारों पे मैच कर रहा है वो दोस्तों क्या है, यहाँ पे 1 दिया गया है। 1 अगर देखें तो हमारा सर्कल पे भी मिल रहा है, ट्रायंगल पे भी मिल रहा है, छोटे आयत पे भी, बड़े आयत पे सभी भी मिल रहा है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि उन गैर शहरी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मूर्ख हैं और ना ही आलसी हैं। तो आलसी वाले व्यक्तियों की संख्या अभी हमने दोस्तों देखी है कि कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे, ये आलसी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ये हमारा हो जाएगा आलसी था। यहाँ पे हमारा छोटा आयत वाला आलसी हो जाएगा और बड़ा आयत वाला ये मूर्ख हो गया था, और ये हमारा ट्रायंगल शहरी हो गया था। और इसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेरोजगार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैर शहरी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मूर्ख हैं और ना ही आलसी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो हमारी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो वो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा गैर शहरी बेरोजगार भी व्यक्ति हैं, गैर शहरी बेरोजगार व्यक्ति हो जाएंगे, और ना ही ये हमारे आलसी होंगे ना ही मूर्ख होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा, और इस अंतिम क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया गैर शहरी बेरोजगार आलसी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो गैर शहरी बेरोजगार मूर्ख आलसियों व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन में गैर शहरी, तो ये हमारा शहरी था ट्रायंगल वाला, मैं लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, ये शहरी था, ये हमारा बेरोजगार था, और फिर इसके बाद देखें दोस्तों तो ये हमारा क्या था, ये आलसी था। आलसी के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा क्या था, मूर्ख था। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गैर शहरी बेरोजगार, तो गैर शहरी बेरोजगार, ठीक है, गैर शहरी बेरोजगार देखें तो शहरी बेरोजगार देखें तो ये हमारा गैर शहरी बेरोजगार क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। और फिर उसके बाद दोस्तों देखें तो कहा गया मूर्ख, आलसी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या है। तो दोस्तों देखिए ये मूर्ख में भी आ रहा है और आलसी में भी आ रहा है। 9वां अगर देखें, 9 अंक वाला देख लिया जाए। अगर 8 को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये आलसी में नहीं आएगा, लेकिन आलसी और मूर्ख में आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी दिख रही है, 9, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट को वहां पे भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं, या अपना कोई सुझाव हो तो वहां पे अपना अमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ ही हमारी सीरीज
सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी क्योंकि जितने भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो भी करवाए जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जैसे कि हमारे सीरीज पे यहाँ पे क्या चल रहा था पिछले सीरीज पे, यानी कि एनटीपीसी की आंसर की को हम लोग यानी हर एक शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करवा रहे थे। दोस्तों वो भी सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो रीजनिंग में वाईसीटी यानी कि यूथ कंपटीशन टाइमशिप में जो हमारे रीजनिंग के चैप्टर जो छूट गए थे 2-4 चैप्टर, उनको भी कंप्लीट करा दिया जाए। दोस्तों बीच बीच में टाइम लगा करके वो भी सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और हमारी वो जो सीरीज चल रही थी रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपरों की, तो वो तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।